जब इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति ने जुलाई 2023 में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान यूं ही सहजता से कह दिया कि विदेश यात्रा करते समय वे अपना खाना और खाना पकाने का सामान साथ ले जाना पसंद करती हैं, तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके इस कथन को लेकर कितना बवाल मच जाएगा। अपने खान पान को लेकर सुधा मूर्ति की निजी पसंद का बेहद साधारण सा मुद्दा रातों-रात सनसनीखेज बन गया। खान पान से जुड़ी अपनी निजी पसंद को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की वह उनकी शाकाहारी जीवन शैली से जुड़ी थी। लेकिन इस साधारण सी टिप्पणी ने तथाकथित प्रगतिशील हलकों में रातों-रात इस कदर हलचल मचा दी कि एक पूरा तंत्र सुधा मूर्ति के कथन को नकारात्मक और दकियानूसी साबित करने पर तुल गया। तथाकथित वोक एक्टिविस्ट्स ने उन पर पैसिव एग्रेसिव जातिवादी होने, ब्राह्मणवादी वर्चस्व को बढ़ावा देने और दूसरों की खानपान की संस्कृति का अनादर करने के आरोप बढ़ चढ़कर लगाए। सुधा मूर्ति के आलोचक उनके शुद्ध शाकाहारी होने की वजह से तो नाराज थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खींच उन्हें इस बात की थी कि वे अपनी हिंदू पहचान को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। यूं तो किसी व्यक्ति का शुद्ध शाकाहारी होना ही वाम उदारवादी गिरोह के लिए खासा आपत्तिजनक है, लेकिन जब कोई हिंदू शुद्ध शाकाहारी अपने खानपान की पसंद खुलकर बताए तो यह उनकी आंखों में और भी ज्यादा खटकता है, बल्कि एक अक्षम्य अपराध बन जाता है। इसलिए सुधा मूर्ति पर हुआ यह वैचारिक हमला सिर्फ उनके खानपान की आदतों के विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि इस विमर्श का असली टारगेट उनकी हिंदू पहचान थी। शाकाहार विरोधी विमर्श अक्सर हिंदू विरोधी विमर्श फैलाने का ही एक बहाना होता है, जिसकी आड़ में हिंदुओं पर निशाना साधा जाता है। जब वोक विचारधारा के प्रभाव में यही शाकाहार वीगनिज्म के नाम से जाना जाता है, तो उसे एक ऐसी सकारात्मक जीवन शैली के रूप में दर्शाया जाता है जिससे सेहत, पर्यावरण और नैतिक जीवन को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जब यही शाकाहार हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं, आध्यात्मिक मूल्यों, सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन पद्धति से जुड़ा हो, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे बदनाम किया जाता है और उसकी लगातार आलोचना की जाती है। पिछले 10 साल में भारत में तेज हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कारण हिंदू अपनी परंपराओं और मान्यताओं को लेकर पहले से अधिक खुलकर बोलने लगे हैं। इसी वजह से वामपंथी और उदारवादी समूहों ने हिंदू धर्म और संस्कृति पर अपने हमले भी बढ़ा दिए हैं। यह लेख इसी बात को लेकर चर्चा करता है कि हिंदू शाकाहारी के संदर्भ में किस प्रकार से एक दोहरी प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते खानपान को हिंदू विरोध और हिंदुत्व पर हमले का वैचारिक हथियार बना दिया गया है। साथ ही हिंदुत्व का विरोध करने के नाम पर हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं और रिवाजों को अमानवीय रूप से पेश कर उनका दानवीकरण किया जाता है। हिंदू शाकाहारी परंपराओं पर हमला। वामउदारवादी हलकों के लिए हिंदू धर्म एक आसान बहाना बन गया है। उसकी कथित कमियों के विरोध के नाम पर वे अपना वैचारिक एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। उनका तरीका है कि हिंदुत्व फासीवाद और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता जैसे नारे उछालकर हिंदुओं के असली मुद्दों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को कमजोर किया जाए। जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है, प्रगतिशील आलोचना के नाम पर हिंदू रीति रिवाजों और परंपराओं को अक्सर तोड़मरोड़ कर नकारात्मक रूप में पेश किया जाता है। इस वजह से आम हिंदू एक आसान निशाना बन गए हैं और बड़े वैचारिक संघर्ष का बोझ उठाने को मजबूर हैं। शाकाहार पर हमला करना भी हिंदू समाज को चोट पहुंचाने का एक आसान जरिया बन चुका है, खासकर त्योहारों के समय। इसका नतीजा यह निकलता है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर जब भी कोई सरकारी आदेश जारी किया जाता है, तो उसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ की जाने वाली साजिश के रूप में पेश किया जाता है। अप्रैल 2022 में साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (SDMC)
ने नवरात्रि के दौरान मंदिरों के पास स्थित सभी मांस की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया। उत्तर भारत के कई हिस्सों में नवरात्रि पर इस तरह के अल्पकालिक प्रतिबंध आम हैं, ताकि हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान किया जा सके, क्योंकि नवरात्रि के समय कई भक्त सख्त शाकाहार का पालन करते हैं। लेकिन भारत का वामउदारवादी तंत्र ऐसे प्रशासनिक फैसलों को अक्सर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ होने वाली साजिश की तरह पेश करता है और आग में घी डालने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नवरात्रि में मांस की सेल को लेकर लगे अस्थायी प्रतिबंध के जवाब में द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन ने एक राष्ट्रीय अखबार के लिए एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं की खानपान से जुड़ी आदतों पर तीखी टिप्पणी की। नवरात्रि के दौरान गाजियाबाद या कहीं और मांस की दुकानें भला क्यों बंद हों? जो लोग व्रत रखते हैं या शाकाहारी हैं, वे अपनी तरह से जी सकते हैं, लेकिन उनकी खानपान की आदतें सभी भारतीयों पर क्यों थोपी जाएं और मांस विक्रेताओं के कारोबार को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए? द प्रिंट के संस्थापक शेखर गुप्ता ने एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर लिखा कि भारत में ऐसा कोई शहर या इलाका खोजना नामुमकिन है जहां 99% लोग शाकाहारी हों। उन्होंने कहा, मान लो अगर होते भी, तो यह एक आज़ाद देश है और कोई बहुसंख्यक अपने खाने पीने की पसंद दूसरों पर नहीं थोप सकता। और अगर सच में वे थोप सकते, तो शाकाहारियों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े बहुमत में मांसाहारी लोग हैं। स्वयंभू पत्रकार आदित्य मेनन ने एक्स पर हिंदू समाज की खानपान संबंधी परंपराओं का मजाक उड़ाते हुए लिखा, मैं मांस नहीं खरीद सकता क्योंकि आप प्याज लहसुन नहीं खाते। यह तो एक बेहद अजीब धर्म है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां स्थानीय प्रशासन के फैसले, जैसे नवरात्रि और कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानों का अस्थायी रूप से बंद होना, को मीडिया के कुछ वर्ग और तथाकथित बौद्धिक समुदाय, दबंगई, अल्पसंख्यक विरोधी रवैया और हिंदुत्व वर्चस्व के प्रतीक के रूप में पेश करते हैं। पश्चिमी मीडिया भी इसी विचार को और आगे बढ़ाता है। अप्रैल 2022 में बीबीसी द्वारा प्रकाशित एक लेख की एक हेडलाइन थी, मीट बैन, इंडिया इजंट वेजिटेरियन बट हु विल टेल द राइट विंग। लेख में परोक्ष रूप से यह सुझाया गया था कि नवरात्रि के दौरान दिल्ली सरकार का मांस की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किसी दक्षिणपंथी साजिश का हिस्सा था। 2017 में प्रकाशित एक और लेख, इंडिया मीट क्रैकडाउन लीव्स बुचर्स कंसर्नेड, में बीबीसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के गोमांस प्रतिबंध पर सवाल उठाते हुए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाने जैसा रुख अपनाया। हिंदू धार्मिक संवेदनाओं को नजरअंदाज करते हुए बीबीसी ने कसाईयों की शिकायतों पर कहीं ज्यादा सहानुभूति दिखाई। फिर आती है वोक सोच से प्रभावित पॉप कल्चर की दुनिया, जो त्योहारों के समय हिंदुओं के खानपान की पसंद का मजाक उड़ाने और उनकी खानपान संबंधी परंपराओं का तिरस्कार करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आज के समय में ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जो दिवाली जैसे त्योहारों पर सेलिब्रेशन के लिए नॉनवेज विकल्प सुझाने से भी नहीं चूकती। नवरात्रि जैसे अवसरों पर सोशल मीडिया पर हिंदू शाकाहारियों की ट्रोलिंग और शाकाहारी खान पान को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाना अब इतनी ज्यादा आम बात हो चुकी है कि कोई इस पर आपत्ति तक नहीं जताता। कुल मिलाकर हिंदू त्योहारों के दौरान शाकाहार पर किए जाने वाले वैचारिक हमले अब एक राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। हिंदुत्व वर्चस्व या हिंदू बहुसंख्यकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के नाम पर सीधे हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं पर ही निशाना साधा जाता है। यह एक दुष्चक्र पैदा करता है। शाकाहार को बदनाम करना हिंदुत्व पर हमला करने का बहाना बन जाता है और हिंदुत्व का हवाला देकर हिंदू समाज की सांस्कृतिक परंपराओं, रिवाजों और जीवन शैली को नीचा दिखाना आसान हो जाता है। कांवड़ियों की परंपराओं पर मीडिया का हमला। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य में हर साल कांवड़ यात्रा आयोजित होती है।
इस दौरान भगवान शिव के भक्त अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर नंगे पांव हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री से गंगाजल लाते हैं। यह गंगाजल बाद में शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। चूंकि कांवड़िए कई दिनों तक पैदल चलते हैं, वे रास्ते में खाने पीने और आराम के लिए कई जगहों पर रुकते हैं। यात्रा के दौरान वे सख्त शाकाहार का पालन करते हैं, इसलिए वे अक्सर ऐसे भोजनालय चुनते हैं जहां मांसाहारी भोजन न बनता हो, ताकि उनके धार्मिक अनुशासन और खानपान की परंपरा का सम्मान बना रहे। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्य सरकारों ने कांवड़ियों की धार्मिक आस्था के सम्मान हेतु इस यात्रा के मार्ग पर कुछ प्रशासनिक कदम उठाए हैं, जैसे कांवड़ मार्ग के किनारे मांस की बिक्री पर अस्थायी रोक और इन इलाकों में भोजनालयों व रेस्टोरेंट्स के मालिकों का पहचान संबंधी विवरण, नाम, पता सार्वजनिक करना। इन उपायों का उद्देश्य कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं और खानपान की पसंद का सम्मान करना है। लेकिन वामउदारवादी तंत्र ने अपने पुराने हथकंडे अपनाते हुए इन प्रशासनिक फैसलों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, जिससे सामने वाले को यह लगे कि इस तरह के फैसले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के लोगों के खिलाफ भेदभाव करने की एक साजिश है। वाम उदारवादी तंत्र कांवड़ियों की खाने से जुड़ी पसंद के एक सामान्य मसले को भी एक ऐसे विकृत रूप में पेश करता है, मानो श्रद्धालु मात्र अपनी धार्मिक आस्थाओं पर अडिग रहने के कारण अपराधी हों। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्य सरकारों के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों और ढाबों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने को कहा गया था। यह रोक तथाकथित वोक एक्टिविज्म से प्रेरित याचिकाओं के बाद लगाई गई। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इन होटलों और ढाबों को अपने यहां परोसे जाने वाले भोजन से जुड़ी जानकारी अब भी सार्वजनिक रूप से साझा करनी पड़ सकती है, ताकि कांवड़ियों के पास इतनी जानकारी उपलब्ध हो जिससे वे यात्रा के दौरान अपने खानपान के चुनाव को लेकर इच्छानुसार निर्णय ले सकें। 2025 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित रेस्टोरेंट्स और होटलों के लिए QR कोड लगाना और स्कैन की सुविधा देना अनिवार्य कर दिया गया, ताकि यात्री इन प्रतिष्ठानों का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन विवरण आसानी से देख सकें। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ग्राहकों को यह जानने का अधिकार है कि कोई भोजनालय केवल शाकाहारी खाना परोसता है या फिर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता की पसंद सर्वोपरि है और लोगों को यह जानने का अधिकार है कि क्या पहले कभी उस प्रतिष्ठान में मांसाहारी भोजन पकाया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मीडिया का एक खास वर्ग कांवड़ यात्रा के दौरान मानो एक अभियान छेड़ देता है, जिसके तहत आम हिंदू श्रद्धालुओं को बदनाम किया जा सके। इन भक्तों पर अक्सर हिंदुत्व वर्चस्व फैलाने, हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन करने जैसे आरोप लगाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे अपने धार्मिक विश्वास और आस्था के अनुसार शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहते हैं। कुछ मीडिया संस्थानों में यह चलन आम हो चुका है कि कांवड़ियों को गुंडेलफंगे दिखाने के लिए इक्का दुक्का घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए, ताकि हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों को बदनाम किया जा सके। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को चेतावनी दी कि यात्रा के दौरान अनुशासनहीनता करने वाले असल में अराजक तत्व होते हैं, जो श्रद्धालुओं के बीच घुसकर उनकी छवि खराब करते हैं। कांवड़ियों को बदनाम करने और हिंदू सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ पूर्वाग्रह भड़काने के लिए फर्जी खबरें फैलाने का चलन भी अब आम होता जा रहा है। जुलाई 2017 की ऑप इंडिया की एक रिपोर्ट ने उस साल की कांवड़ यात्रा से जुड़ी कई भ्रामक खबरों का पर्दाफाश किया। रिपोर्ट के अनुसार
कई मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया कि यात्रा के दौरान एक उत्तर भारतीय शहर में मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस खबर से सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क उठा और कई लोगों ने इसे एक अनुचित कदम बताया। लेकिन जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से स्पष्ट किया कि कोई संपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। दरअसल यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले ठेले, खास तौर पर वे जो मंदिरों या मुख्य यात्रा मार्ग के पास हों, श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के सम्मान में अस्थायी तौर पर थोड़ी दूरी पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। रमजान पवित्र है परंतु नवरात्रि अंधविश्वास है। पश्चिमी मीडिया मुस्लिम समुदाय की धार्मिक खानपान परंपराओं, जैसे इस्लाम में सुअर के मांस के सेवन की मनाही को लेकर अपनी कथित संवेदनशीलता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन जब हिंदू आस्था के सम्मान हेतु भारत में गाय के वध पर प्रतिबंध लगाने जैसी पहल की जाती है, तो यही मीडिया दक्षिणपंथी राजनीति का राग अलाप उसे तुरंत खारिज कर देता है। रमजान के रोज़ों की बात हो तो पश्चिमी मीडिया उन्हें सांस्कृतिक समझ और संवेदनशीलता के साथ पेश करता है। इसके विपरीत नवरात्रि के 9 पवित्र दिनों के व्रत को अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में चित्रित किया जाता है या फिर इसे गैरजरूरी आत्मसंयम या एक दकियानूसी परंपरा के रूप में पेश किया जाता है। यह दोहरापन हलाल सर्टिफिकेशन और सात्विक सर्टिफिकेशन के प्रति पश्चिमी मीडिया के रवैये में भी साफ झलकता है। वोक विचारधारा से प्रभावित तंत्र हलाल सर्टिफिकेशन को खुलेआम सराहता है और इसे वैध ठहराता है, जबकि यह सर्टिफिकेशन कई बार आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने और इस्लामिक वर्चस्व को बढ़ावा देने के एक परोक्ष साधन के रूप में काम करता है। लेकिन जैसे ही सात्विक सर्टिफिकेशन की बात आती है, जो हिंदू खानपान सिद्धांतों और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है, उसे तुरंत मजाक और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और फिर उन्हीं घिसे पिटे आरोपों की झड़ी लग जाती है। हिंदुत्व वर्चस्व, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता वगैरह वगैरह। इन खोखले आरोपों से वोक तंत्र का वैचारिक दोगुलापन और मानसिक दिवालियापन साफ जाहिर होता है। जातिवाद के चश्मे से शाकाहार को बदनाम करने की मुहिम, वोकिज्म और हिंदू विरोध का जहरीला मेल शाकाहार को बदनाम करने के उद्देश्य से गढ़े गए वैश्विक नैरेटिव को लगातार हवा दे रहा है, खासकर तब जब शाकाहार हिंदू धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, जीवन शैली और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से जुड़ा हो। केवल वेजिटेरियनिज्म एंड कास्ट गूगल करने पर आपको ऐसे ढेरों लेख मिल जाएंगे जो यह जताने की कोशिश करते हैं कि शाकाहार का ताल्लुक खानपान, सेहत या पर्यावरण से कम और जाति से ज्यादा है। यह शाकाहार विरोधी अभियान अब एक पूरी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है, जिसमें वामोदारवादी मीडिया व ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के कुछ अकादमिक हलके प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनका मकसद है शाकाहार को जातिगत उत्पीड़न से जबरदस्ती जोड़ना, चाहे ऐसा करने का कोई तर्कसंगत आधार हो या न हो। हिंदू शाकाहारियों पर बढ़ते वैचारिक हमले दरअसल वोकिज्म की देन है, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल रेस थ्योरी जैसे पश्चिमी अकादमिक सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में जाति की परिकल्पना पर जबरन लागू किया जाता है और फिर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि दुनिया की सारी संरचनात्मक असमानताओं की जड़ हिंदू जाति व्यवस्था ही है। शाकाहार को जाति के चश्मे से देखने का यह नजरिया अंततः हिंदू समाज पर ही निशाना साधता है। शुद्ध शाकाहारी जैसे शब्द को तोड़ मरोड़ कर पेश कर उसे जातिवाद से जबरन जोड़ना वोक लॉबी का एक खास हथकंडा है। हिंदू शाकाहारियों को नकारात्मक रूप में दिखाने के लिए मिलिटेंट वेजिटेरियनिज्म जैसे नए शब्द बनाए जा रहे हैं। गूगल पर खोजने पर कई लेख मिलेंगे जो भारतीय शाकाहारियों पर दूसरों को अलग-थलग करने के आरोप लगाते हैं। फ्री प्रेस जर्नल के नवंबर 2022 के एक लेख में हिंदू शाकाहारियों पर खानपान में
कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया गया है और कुछ घटनाओं का हवाला देकर शाकाहार व हिंदू धर्म दोनों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसमें यह भी आपत्ति जताई गई है कि शाकाहारी लोग मांसाहार को तामसिक मानते हैं और कुछ हिंदू धार्मिक आस्था से प्याज, लहसुन और जड़ वाली सब्जियां तक नहीं खाते। इसी तरह फ्रंटलाइन पत्रिका में नवंबर 2015 में प्रकाशित एक लेख डाइट एंड डिक्टेट, गौहत्या और एक्सट्रीम वेजिटेरियनिज्म को लेकर संघ परिवार के चरमपंथी और गलत राजनीतिक रवैये पर अफसोस जताता है। इस तीखे हिंदू विरोधी लेख को यह भी खलता है कि भारत के प्रधानमंत्री को नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करते हुए दिखाया जाए। उन्हें एक गर्वित हिंदू नेता के रूप में पेश किया जाता है, जो धार्मिक अवसरों पर उपवास रखते हैं और फल व सादा सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। लेख यह कुछ इस अंदाज में बताता है, मानो किसी बहुत बड़े अपराध का पर्दाफाश किया जा रहा हो। इसलिए हिंदू त्योहारों के समय शाकाहार पर बढ़ते हमलों को वोकिज्म द्वारा हिंदू विरोधी नैरेटिव को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के व्यापक संदर्भ में समझना जरूरी है। समापन। हिंदू समाज में सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनर्जागरण की एक नई लहर ने जिस तरह से जोर पकड़ा है, उसे देख वामपंथी उदारवादी तंत्र बुरी तरह से घबरा गया है। अपनी सकपकाहट और खींच में वह हिंदू सांस्कृतिक प्रथाओं, परंपराओं और जीवन शैली, जिनमें शाकाहार भी शामिल है, पर और भी तीव्र गति से हमले कर रहा है। शाकाहार को लेकर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए हिंदू समाज को चाहिए कि वह आध्यात्मिकता और विज्ञान के मेल पर आधारित अपने खुद के सकारात्मक नैरेटिव्स तैयार करे और फिर इन नैरेटिव्स को अलग अलग मंचों के जरिए प्रभावी ढंग से आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही समय की मांग यह भी है कि डिजिटल माध्यम का उपयोग कर एक ऐसे वृहत सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की नींव डाली जाए, जिसके माध्यम से समाज के जागरूक लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर शाकाहार विरोधी नैरेटिव्स का प्रभावी जवाब दें।